नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात किशोरों के लिए आज से शुरू हुई मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में किशोरों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची की बात करें तो 11 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां किशोर आकर निशुल्क वैक्सीन ले सकते हैं और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में जागरूकता भी देखी जा रही है। अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में किशोरों का वैक्सीनेशन ड्राइव आज से शुरू कर दिया गया है। इस बीच हम यहाँ के स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है। हमारे पास इस साइड ऐसे लोग हैं इनका वैक्सीनेशन बच्चों का हो चुका है और यहाँ ये लोग करवाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर? सागर कुमार महतो। वैक्सीनेशन होने वाला 2 साल के बाद जी। तो कैसा डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो दर्द लग रहा है। डर लग रहा है? कुछ नहीं होगा, अच्छे से हो जाएगा वैक्सीनेशन। क्या नाम है बाबू? मानसू कौशिक। वैक्सीनेशन हो गया? हाँ। कोई सिम्टम कुछ अंदर कुछ फील हो रहा है? नहीं। बड़े लोग के बाद तुम लोग का वैक्सीनेशन लगा है, कुछ बोलना है? हाँ, बोलना तो 2 साल बाद लगा है तो कुछ तो लग रहा है। पहले तो लग रहा था कि ये कुछ हो, तबीयत खराब हो सकता है, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं लग रहा है। उसके कॉन्फिडेंस आ गया है। तो बच्चों में भी उतनी ही बहादुरी है जितने यहाँ के बड़ों में है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे भी काफ़ी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। बात करें यहाँ की सुविधा की तो सारे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कोविड नियम का पालन करवाया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम राधिका कुमारी हुआ। कितने लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है अब तक? अभी तक 92-93 बच्चों की हो चुकी है। कितने बजे से शुरू किया गया था वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन 9 बजे से शुरू हो गई थी। कोई सिम्टम, किसी परेशानी किसी को आया बच्चों? अभी तक तो किसी को सुनने में नहीं आया कि कोई परेशानी हुई है। सुबह 9 बजे से कोविड वैक्सीनेशन का दौर शुरू कर दिया गया था और अब तक कुल 90 से ऊपर बच्चों को वैक्सीनेशन करवा दिया गया। ये आंकड़ा हमें समझाता है कि लोग खुद में अब जागरूक हो चुके हैं। मेडिकल टीम पूरी तैयार है? कैसी तैयारी है? तैयारी है, सारा हम लोग के पास वैक्सीन है, सिरिंजेस है, हम लोग दे रहे हैं। देख सकते हैं कि मेडिकल टीम, स्वास्थ्य जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से तैयार है। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो बाहर स्ट्रेचर लगाया गया है, एम्बुलेंस लगाया गया है। बच्चों को लेकर पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और इधर देवघर सदर हॉस्पिटल में आज से 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन देने का काम शुरू कर दिया गया है। सदर हॉस्पिटल, पुराने सदर हॉस्पिटल और अन्य जगहों पर टीका लगाने की व्यवस्था की गई है और वैक्सीन को लेकर किशोर और किशोरियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। कई किशोर अपने परिजनों के साथ टीका लेने पहुंच रहे हैं। देवघर सदर अस्पताल में अधिक जानकारी दे रहे हैं वहां से हमारे संवाददाता मनीष दुबे। देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं इससे बचाव के लिए टीका ही एकमात्र विकल्प है, जिसको लेकर आज पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों को भी आज से टीका दिया जाएगा। इस वक्त हम देवघर सदर अस्पताल में मौजूद है, जहां पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है और सुबह सुबह ही कुछ बच्चे यहां पर पहुंच चुके हैं अपना टीका कराने के लिए। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कैसे, आप ये इनिशिएटिव आप खुद लिए या फिर आपके गार्जियन बताए कि आपको टीका लेना है? गार्जियन भी बताएं, अपने भी लेंगे। अपने भी डिसीजन लिए लेंगे टीका के। टीका कितना जरूरी है, आपको क्या लगता है? पढ़े लिखे हैं, टीका कितना जरूरी है? टीका जरूरी है, पढ़े लिखे सुरक्षित सब रहेंगे और सबको सलाह भी देंगे टीका लेने के लिए। जैसे आप इनिशिएटिव लिए थे या गार्जियन बोले थे आपको? पेरेंट्स बोले थे। पेरेंट्स बोले थे। कितना जरूरी है टीका? टीका तो बहुत जरूरी है कोविड के लिए। क्या अपील करेंगे अपने उम्र के लोगों को कि वो जरूर से जरूर आके टीका लें। अभी किशोर हैं, इन्हें भी टीकाकरण का मतलब पता है, इसलिए आपसे भी ये अपील होगी। न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो उसे ज़रूर टीकाकरण कराएं ताकि इस कोविड का जो प्रकोप है इसे कम किया जा सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
इधर राजधानी रांची के रिम्स में किशोरों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो गई। लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं लोगों के उत्साह पर पावर कट की समस्या भारी पड़ रही है। अस्पताल में पावर कट से रजिस्ट्रेशन में देरी हो रही है, जिससे वैक्सीनेशन में रुकावट आ रही है। रिम्स में क्या माहौल है, बता रही है रांची से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। इस वक्त हम रांची के रिम्स में मौजूद हैं, जहां 15 से 18 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन ड्राइव है जो शुरू हो चुका है। हम देख सकते हैं कि लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाकर यहां पर लोग पहुंच चुके हैं और वैक्सीनेशन का दौर जारी है। पूरी मेडिकल टीम यहां पर मौजूद है, सीनियर हो जूनियर हो, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से जो वैक्सीनेशन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कितने समय बाद नाम है? बुकिंग कितने टाइम में हुआ? वो अभी जस्ट किए हैं हम लोग। ऑनलाइन अभी तुरंत किया? हाँ। किस चीज़ का इंतजार है? वैक्सीन लेने का। इंतजार क्यों है? लाइट कटी हुई? जी हाँ, लाइट कटी हुई थी, इस वजह से हम लोग वेट कर रहे थे काफ़ी देर से। अब आ गई है तब लेते हैं हम लोग। कब से रुकी हुई है? हो गया आधा घंटा। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन में काफ़ी परेशानी भी आई है, क्योंकि यहाँ पे लाइट पावर कट बहुत हो रहा है। बार बार 5-5 मिनट पर लाइट कट जा रही है। वैक्सीन लेने के लिए जी, कब से खड़े हैं लाइन? आधा घंटा हो गया। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है थोड़ा? अभी तक देर तो नहीं मिला। देरी क्यों हो रही है? देरी मालूम नहीं है, लाइन उन लगता है कट गया। लाइट कटा हुआ है? जी, बिजली कटा हुआ है, इसीलिए चले फार्म नहीं निकल रहा था। अब बिजली आएगा तो हम लोग को फार्म मिलेगा तो फार्म भर के हम लोग डेट डोज ले लेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर टीम अवेलेबल है हेल्थ की, जो वैक्सीनेशन कर रही है। कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ अभी तक? अभी तक तो आपका 31 का हो चुका है। कौन सा वैक्सीनेशन है, डिटेल्स देंगे? को वैक्सीन पड़ रहा है। अच्छा, कोई अभी तक परेशानी ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं अभी तक। किसी तरीके का सिम्टम्स किसी में? कुछ नहीं। तो ये यहाँ की रिम्स की टीम है जो वैक्सीनेशन के लिए पूरी तत्परता से रेडी है। दिक्कत अगर है तो एक बिजली की है, जो बार बार यहाँ पे लाइट पावर कट हुआ जा रहा है, इससे लोगों को परेशानी है। साथ ही साथ किशोरों में काफ़ी उत्साह इस वैक्सीनेशन को लेकर, लोग पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कल राज्य में लगातार दूसरे दिन 1000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और 1 जनवरी को जहां 1007 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, वहीं कल 2 जनवरी को 1057 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 4000 के पार पहुंच गई है। रांची में सबसे अधिक 413 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 179 और बाद में 110 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे अधिक संक्रमित रांची से मिल रहे हैं, जहां एक्टिव केस का 40% राजधानी में ही है। और रांची में जो संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें रिम्स के 5 डॉक्टर और 52 मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल हैं। और झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त कदम उठा सकती है। आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है। नाइट कर्फ्यू से लेकर स्कूल कॉलेज बंद करने पर विचार हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने 16 बिंदुओं पर राज्य सरकार को सुझाव दिए हैं। पहले चरण में 15 जनवरी तक की सख्ती पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। और झारखंड में क्या कुछ हो सकता है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सख्त कदम उठा सकती है। पिछले 2 दिनों में 2000 से ज्यादा नए संक्रमितों की संख्या ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आहूत की गई है और बैठक से पहले स्वास्थ्य विभाग ने कुछ सलाह जरूर दिए हैं सरकार को, और उस सलाह की अगर पड़ताल करें तो 16 बिंदुओं पर सरकार को ऐसे निर्णय लेने के लिए सलाह दी गई है जो कोरोना की रफ्तार को धीमा कर सकती है, उस पर ब्रेक लगा सकती है। 15 जनवरी तक कई तरह की सख्तियां देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के बंद करने की बात करें, हाट बाजारों में अल्टरनेटिव डे के हिसाब से व्यवस्था को कायम करने की बात करें। अगर जो अलग अलग राज्य के हिस्सों में जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, उस संख्या पर विराम लगाने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, घर से निकलने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की अगर हम बात करें, अगर धार्मिक स्थलों को बंद करने की बात करें, जो जिम हैं, जो उस तरह के मॉल हैं, पार्क हैं, उस पर रोक लगाने की बात करें, तो ये कुछ ऐसी सख्तियां हैं जिसके तहत सरकार सख्त निर्णय ले सकती है
कोरोना को रोकने के लिए इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिए जाने की संभावना है और इसी संभावना के मद्देनजर अब पूरे राज्य में इसकी चर्चा तेज हो गई है कि सरकार को ऐसे सख्त निर्णय क्यों लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत जागरूक नहीं हैं और लोगों की चूक से फिर से एक बार संक्रमण का जो आंकड़ा है वो तेजी से पांव पसार रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके हाट बाजार में मास्क पहनने को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिख रही है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही उनके चेहरे पर मास्क है और ना ही जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई सख्ती बरती जा रही है। रांची के बिरसा चौक स्थित बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। रविवार को राज्य भर में 1057 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए, जिसमें से रांची की संख्या 413 के करीब रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाट बाजार हैं, हाट बाजार में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, वो पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है और ना ही जिला प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई सख्ती देखने को मिल रही है। लोग सुबह के वक्त बाजार में दिख रहे हैं। भाई साहब, आप मास्क नहीं लगाए हैं? भैया वो सब्जी उब्जी लेना था, मास्क तो रखे हुए हैं पॉकेट में। पॉकेट में रखने का तो मास्क नहीं है। नहीं, हमरा से गलती हुआ है। आपकी गलती की वजह से आपका परिवार भोगेगा। नहीं, वैसा बात नहीं है। आप बीमार पड़ जाइएगा तो परिवार को भी दिक्कत होगी। का बात तो हम पूरा ध्यान रखेंगे और गाइडलाइन का पालन भी करेंगे। सर, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन मास्क नहीं लगाए, बच्ची भी है आपके साथ, आपको मास्क लगाना चाहिए। लगाना तो चाहिए लेकिन भूल गए। तो गलत है, आपको पता है कितना तेजी से कोरोना फैल रहा है। तेजी से फैल रहा है ना। चाचा जी, कुछ मैसेज दीजिएगा। ऐसे लोग आप तो पहन के घूम रहे हैं, बहुत लोग नहीं पहने हुए हैं। नहीं, ये तो अपना सेफ्टी है। जैसे हेलमेट पहनना आपका अपना सेफ्टी है, वैसे मास्क पहनना तो अपना है। अगर आप मास्क नहीं पहने, कुछ हो गया, ये तो आप एक मतलब रैपिडली आप फैलाइएगा इसको। तो आप कम से कम ये सोचिए कि हम भी सेफ्टी में रहें और दूसरों को भी ना होने दें। अगर ये जागरूकता रखें तो क्यों नहीं अच्छा ही होगा। रोक सकते हैं। सही कहा इन्होंने। और आप देखें, सिर्फ खरीदार ही नहीं, जो इस बाजार में सब्जी विक्रेता भी हैं, उनके चेहरे पर भी आपको दूर दूर तक कहीं मास्क देखने को नहीं मिलेगी और लोग इस बात को लेकर भयभीत भी नहीं है, जबकि संख्या लगातार बढ़ रही है। बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से झारखंड के अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर जो आंकड़ा है वो 1000 के पार अगर एक दिन में जा रहा है, यानी प्रतिदिन के हिसाब से देखें। क्या दीदी, आप मास्क नहीं पहन रही हैं? मास्क कहाँ है? आपका मास्क है। तो आप सब्जी बेच रही हैं और आप खुद नहीं पहनी है। पूछ रहे हैं तब वो झोले में मास्क ढूंढ रही हैं और यही लापरवाही पूरे राज्य के लिए भारी पड़ सकती है। आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से झारखंड के अंदर कोरोना का फैलाव हो रहा है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग भी सजग नहीं हैं और हाट बाजार में जिला प्रशासन की जो सख्ती दिखनी चाहिए वो भी देखने को नहीं मिल रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। उधर गिरिडीह में कोयला माफिया के आगे प्रशासन फेल नजर आ रहा है। दरअसल जिले में 2 कोयला के खदान हैं जिनसे कोयले की तस्करी की जाती है और अंधेरे में सैकड़ों बैल गाड़ियों से कोयला को बेंगाबाद के बेला में डंप किया जाता है। फिर कोयला माफिया यहां से अवैध कोयला को बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक से भेज देते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पचंबा पुलिस की मिलीभगत से कोयले का काला कारोबार हो रहा है। वहीं जब न्यूज़ 18 ने गिरिडीह एसपी से उनका पक्ष जानना चाहा तो कॉल रिसीव ना किया उन्होंने और ना ही मैसेज का उन्होंने जवाब दिया। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में कोयले का अवैध उत्खनन जारी है। आपको बता दें कि सीटीओ फेल हो जाने के वजह से कोयले का जो उत्खनन है वो वैधानिक रूप से ठप पड़ा हुआ है। बावजूद खंडों के माध्यम से कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा है और रात के अंधेरे में
सप्लाई हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में कोयले की ढुलाई हो रही है और छोटे छोटे बैलगाड़ियों के अलावा बाइक से भी कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और आपको मैं दिखा दूं, अभी पचम्बा से ये जो काफिला दिख रहा है कोयले का, जो लगभग 10 गाड़ी हैं और ये काफिला दिख रहा है इसमें, और इसे पचम्बा से बेंगाबाद में डंप किया जाता है। उसके बाद फिर इस कोयले को बिहार ले जाया जाता है और मोटे रकम में ये बिक जाता है और हर गाड़ी में 20 क्विंटल से अधिक कोयला है, जिसके वजह से आपको बता दें। और इन तमाम गाड़ियों से पुलिस वालों के द्वारा पैसे की वसूली की जाती है। हर गाड़ी पे 400 रुपये, 200 रुपये पचम्बा पुलिस देती है और 200 रुपये बताया जा रहा है कि बेंगाबाद की पुलिस देती है। और इस प्रकार जो कोयले की अवैध उत्खनन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें पुलिस वालों की मिली भगत भी शामिल है। कहाँ कहाँ देना पड़ता है? 200 रुपया देना पड़ता है इधर, 200 रुपया बेंगाबाद में। अच्छा, 200 रुपये बेंगाबाद थाना में, 200 रुपये इधर मतलब पचम्बा पुलिस। अच्छा, मतलब 400 रुपया एक गाड़ी पर एक बार में आप लोगों को लग जाता है। अच्छा, तो पैसा नहीं देने पर काट देता है, चक्के काट देता है। कोयला लेके जा रहे हैं कहाँ पे? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। कहाँ हुआ घर? बढ़िया। अच्छा, तो ये कोयला, इतना कोयला क्या करते हैं आप लोग? हम लोग भट्ठा उठा में जलाते हैं, बेचते भी है। अच्छा, कैसे मन बिक रहा है? हम लोग जगह अभी 200 रुपये बिक रहा है मन। तो और जब रात में जब कोयला लेके जाते हैं तो पुलिस वाला कितना लेता है पैसा? 200 रुपया लेता है एक गाड़ी पर। 200 रुपया। गाड़ियों से 200 से 400 रुपये की वसूली पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है और पैसा नहीं देने की स्थिति में गाड़ी वालों को पीटा जाता है, उनके गाड़ी के टायर काट दिए जाते हैं और अब पैसा दे देने के बाद वो पुलिस वाले इन लोगों को छोड़ देते हैं और आसानी से कोयला को डंप करने देते हैं बेंगाबाद में और फिर वहाँ से इस कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और देखिए, कोयले के अवैध कारोबार पर कई गंभीर सवाल ये कि बंद कोयला खदान से कैसे निकल रहा है कोयला। तो देखिए, जो इस तरह से अवैध कारोबार चल रहा है कोयले पर, उस पर ये कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रात में बैलगाड़ी से तस्करी पर रोक क्यों नहीं? आखिर तस्करों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही पचम्बा पुलिस? और इस पर अधिक जानकारी के साथ गिरिडीह से संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एजाज, देखिए, जो तस्वीरें हमने इस वक्त देखी वो काफी हैरान करने वाली है और कई गंभीर सवाल भी उठ रहे इस पूरे मामले पर, लेकिन सवाल ये अहम है कि बंद कोयला खदान से आखिर कैसे कोयला निकल रहा है? जी रंजना, आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल दो खदान है। एक कबरीबाद खदान है जो पिछले 3 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और दूसरा जो ओपन कास्ट परियोजना जो खदान है वो सीटीओ नहीं होने के वजह से, यानी कंसेंट टू ऑपरेट की सर्टिफिकेट नहीं होने के वजह से ये खदान भी बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अवैध खनतों के माध्यम से सैकड़ों खनते अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिसमें हर रोज सैकड़ों क्विंटल, सैकड़ों टन कोयला का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और तमाम कोयलों को पचम्बा थाना के अंतर्गत आने वाले तेलोडी और हंडाडी से होते हुए बेंगाबाद प्रखंड में एजाज, लेकिन देखिए, जिस तरह से बैलगाड़ी से तस्करी हो रही है, क्या ये पुलिस प्रशासन को नजर नहीं आ रही है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आखिर चुप क्यों है? ये बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि भारी संख्या में जो बैलगाड़ी के माध्यम से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन रात के अंधेरे में किया जा रहा है, पचम्बा थाना के पुलिस के नाक के नीचे किया जा रहा है। लेकिन वहीं सबसे बड़ा दूसरा बात ये भी सामने आ रहा है कि प्रत्येक गाड़ियों से पचम्बा थाना पुलिस 200 से 400 रुपए के बीच में वो वसूली करते हैं और आसानी से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये कोयला अवैध तरीके से बिहार भेजा जा रहा है। तो और जब इस पर बयान लेने के लिए मैंने एसपी साहब अमित रेणु को कॉल किया 4 बार, तो उन्होंने फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। जब उन्हें मैसेज किया तो मैसेज देखने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का प्रक्रिया नहीं आया है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वह अधिकारियों के भी इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है और जो कोयला माफिया है, जो कोयला तस्कर हैं, वो आसानी से पुलिस के माध्यम से, पुलिस की निगरानी में रात के अंधेरे में कोयले को हजारों टन
हर रोज वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और झारखंड के अलावा बिहार में भी वो कोयले को सप्लाई कर रहे हैं। बाकी एजाज, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो काफी हैरान करने वाली, और जिस तरह से कोयले की अवैध ढुलाई की जा रही है, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरी मिलीभगत से की जा रही है, क्योंकि पचंबा पुलिस को क्या नजर नहीं आ रहा, क्या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्या उन तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही? ये कई अहम सवाल है एजाज। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा बात है कि जब पुलिस को इन्फॉर्म भी किया जाता है उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एसपी साहब से जब इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए, बाइट लेने के लिए कॉल किया गया तो उन्होंने बाइट नहीं दिया है अभी तक। और दूसरी बात है, जो गाड़ीबान है वो खुद एक्सेप्ट इस बात को कर रहे हैं, जो कोयला तस्कर है वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हर गाड़ी पे पैसा देते हैं, और पुलिस, जो पचंबा पुलिस है, हर गाड़ी पे 200 से 400 रुपए वसूली करती है, और पैसे नहीं देने की स्थिति में उनके साथ मारपीट किया जाता है। चलिए एजाज, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस पर मिलीभगत का आरोप और लगातार कोयले का अवैध ढुलाई जारी है। अब देखना होगा कि जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है तो क्या कुछ पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करती है। और इधर गोला में उत्पात मचाने के बाद झुंड से बिछड़ी हथनी ने रात भर कुमार दग्गा, ओराडी, बीसा, पतरातू समेत 6 गांवों में जमकर उत्पात मचाया है। बताया गया है कि हथनी गर्भवती है और बच्चे को जन्म देने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में जुटी है। फिलहाल ये हाथी उलादक्का के जंगल में मौजूद है। हथनी के डर से ग्रामीण भयभीत है, वे रतजग्गा करने को मजबूर है, और किसानों का कहना है कि हाथियों ने पहले मकई और धान को नष्ट कर दिया, अब उनके सब्जी को खाकर उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अगली खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां धनबाद में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। बाघमारा आसू प्रखंड अध्यक्ष राकेश ग्याली ने मधुबन थाना क्षेत्र स्थित आवास में रविवार देर रात बाइक सवार अपराधियों ने एक के बाद एक 4 बम फेंका। बम का धमाका सुन राकेश के परिजन शोर करने लगे। आसपास के लोग जब तक मौके पर पहुंचते तब तक अपराधी वहां से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची और फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इधर बोकारो के बालीडीह पुलिस पर शिक्षक ने चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। शिक्षक ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। पीड़ित अमानत हुसैन के अनुसार चोरी के मामले में थानेदार ने फोन कर 30 दिसंबर को बुलाया, जहां पूछताछ के बाद इतनी पिटाई की गई कि उसके पैर के अंगूठे का नाखून भी उखड़ गया। और पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई और उसके जेवरात पुलिस ने छीन लिए। पीड़ित अमानत हुसैन मखदुमपुर का रहने वाला है और वह एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। एसपी ने मुख्यालय डीएसपी को जांच के इस पूरे मामले में आदेश दिए हैं। बहुत मारपीट हुआ। पुलिस ने मुझे 3 बार पैर बांध करके रस्सी से और मारा। उसके साथ साथ थाना प्रभारी नूतन मोदीन भी मारी, है ना, और बहुत मारा सर। क्यों मारी? इसलिए मारा कि आपने चोरी करवाए हैं इससे मिल के। हाँ, कि नाम बताओ किसके साथ मिल के चोरी करवाया। मार रही थी नूतन मोदी भी और वो भी पुलिस लोग भी मारा। जी सर, बहुत मार मारा, इतना सर मारा कि मत कही। हम बोले कि हम मर जाएंगे, मत मारिए, फिर भी लोग नहीं मान रहा था। ये मामला पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में है। सर के निर्देश पर ही मैं यहाँ आया हूँ। ये एक्चुअली मामला बालीडीह थाना कांड संख्या 307-21 से संबंधित है, जिसमें जो शिक्षक हैं जो उनको संदेही अभियुक्त के रूप में रखा गया है और जो जांच करना है कि उनके साथ थाना के द्वारा मारपिटाई किया गया है। उसके आलोक में सर ने मुझे अभी आदेश किया है कि आप जाइए और जांच करके उस पर जो उचित कार्रवाई है वो कीजिए। जो अगर दोषी पाए जाएंगे पदाधिकारी तो उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। और इधर गढ़वा के बाल श्रमिक विद्यालय के शिक्षक मानदेय नहीं मिलने के कारण काफी परेशान है। 4 साल से मानदेय नहीं मिलने के कारण शिक्षक जो है भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं और शिक्षकों ने एक बार फिर से मानदेय के साथ साथ शिक्षा विभाग में समायोजन करने की भी मांग डीसी से की है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे और मजबूर होंगे आंदोलन करने को।
और वहीं 1994 में गढ़वा में कुल 25 बाल श्रमिक विद्यालय खोले गए थे, जिसमें 107 शिक्षकों को मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किया गया था, लेकिन पिछले 4 सालों से वेतनमान नहीं मिला। वहीं बाल श्रमिक विद्यालय समिति के परियोजना पदाधिकारी का भी वही हाल है। पदाधिकारी को भी 4 साल से मानदेय नहीं मिला है, जिससे इन सभी की परेशानी काफी बढ़ गई है। सही स्थिति में चल रहा था, लेकिन अभी मार्च 2017 से हम लोग के मानदेय एकदम लंबित है, जो बहुत बार हम लोग डीसी महोदय से मिल चुके हैं और हम लोग भुखमरी के कगार पर एकदम पूरा शिक्षक जो है स्थिति खराब है। बहुत पहले से मानदेय भुगतान समय पर होते आ रहा था, लेकिन फरवरी 2017 से मानदेय लंबित है। इस मानदेय भुगतान हेतु हम उपायुक्त महोदय के कई बार आवेदन दिया गया। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सोसाइटी जो एनसीएलपी के तहत 25 बाल श्रमिक विद्यालय का संचालन करती है, उसको 17-18 के बाद सरकार कोई अलॉटमेंट भेजी नहीं, जिसके कारण से जितने भी बाल श्रमिक विद्यालय में कर्मी काम करते हैं या परियोजना में जो भी कर्मी काम करते हैं, उनका मानदेय 17 से ही लंबित है। जनवरी 17 से। आपका मानदेय मिल रहा है कि नहीं? नहीं, आपको भी मिल रहा है? हमको भी। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर। इस न्यूज हेडलाइंस